स्पेस पे या अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली हिंदुस्तानी जो महिला, फर्स्ट इंडियन वुमन कल्पना चावला, उनकी मौत हुई थी 1 फरवरी 2003 को। करीब 16 साल कल पूरे हो जाएंगे और लगता नहीं है, ऐसा लगता कल की बात है। 16 साल पहले जो ये हादसा हुआ था जिसने एक होनहार जो साइंटिस्ट थी उनको छीन लिया। और चूंकि इस खबर से मैं इसलिए भी जुड़ा हुआ था कि जब खबर आई थी 1 फरवरी 2003 को, और ये फ्लोरिडा में ये जो शटल था, स्पेस शटल कोलंबिया, उसके गिरने की और इन तमाम जो साथ उसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे उनकी मौत की, तो चूंकि कल्पना चावला, हालांकि वो इंडियन सिटीजन थी, लेकिन बाद में यूएस जाने के बाद यूएस सिटीजन हो गई और उन्होंने एक फ्रेंच से शादी की। लेकिन उनकी स्कूलिंग और कॉलेज जो पढ़ाई हुई थी उसका पूरा जो है रिश्ता हिंदुस्तान से था। और करनाल में वो पैदा हुई थी एक बिजनेसमैन फैमिली के घर पर, और उनके जो पिता थे बनारसी लाल चावला बिजनेसमैन थे। उनके 4 बच्चे थे, उन चारों में कल्पना चावला सबसे छोटी थी। तो करनाल में पैदाइश हुई और करनाल में ही फिर एक टैगोर बाल निकेतन स्कूल है जहाँ पे पढ़ाई की, वहाँ 8 क्लास तक पढ़ाई की थी। और तब करनाल में ये लोग रहते थे। तो जब ये खबर आई तो तमाम जो टीम है वो पता लगाने की कोशिश की कि कल्पना के यहाँ पे कौन कौन फैमिली के लोग हैं, क्या है। तो फिर मैं करनाल गया था उसी दिन जब ये हादसा हुआ था 2003 में, और मैं अगले 2-3 दिन तक वहीं था क्योंकि वहीं से लगातार कई शोज करने थे। और जो कल्पना के जानने वाले जितने लोग थे, स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल, जो उनके साथ पढ़े थे, उन लोगों से तब मिलने का मौका मिला, समझने का मौका मिला था कल्पना चावला के बारे में। तो पता चला था कि बचपन से ही करनाल के ऊपर से जब प्लेन गुजरा करता था, जब तो कल्पना चावला को हमेशा प्लेन में बड़ा शौक रहा था और आसमान के राज को जानने में भी बड़ा शौक था। हालांकि उनके फादर चाहते थे कि वो डॉक्टर बने या टीचर बने, लेकिन कल्पना चावला जब छोटी थी तभी से वो प्लेन की ही पेंटिंग्स बनाने लगी। और 8 क्लास में जाते जाते फिर उन्होंने कहा था कि वो मतलब स्पेस और इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हैं, ये सारी चीज हुई। तो उस वक्त हालांकि के फादर मदर सब हंसते थे, लगता था बच्ची है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था पूरा कि नहीं, मुझे यहीं करना है और यहीं जाना है। तो करनाल से स्कूलिंग के बाद जब कल्पना चावला कॉलेज पहुंचती है तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वो बाकायदा एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करती हैं, वहां से डिग्री लेती हैं। और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करने के बाद, एरोनॉटिकल में डिग्री लेने के बाद, वो यूनाइटेड स्टेट चली जाती हैं और वहां पे जाने के बाद वो एक तो कोलोराडो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं 1988 में, और वहां से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करती हैं। फिर टेक्सास जाती हैं, टेक्सास से वो फिर वहां पे मास्टर्स की डिग्री लेती हैं। और ये सब करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो मेन एम था, मेन उनका गोल था, वो ये था कि किसी तरह से नासा तक पहुंचना है, क्योंकि नासा ही वो जगह थी जहां से वो अंतरिक्ष की दुनिया के राज रहस्य उसके करीब जाने का मौका मिल सकता था। तो ये शुरू से ही था कि नासा जाना है और वहीं से
आगे की मंजिल तय करनी है। तो सारी पढ़ाई हुई, उसके बाद खैर ये नासा पहुंचती है 1994 में, कल्पना चावला। और नासा में जो भी जरूरी टेस्ट था, उस टेस्ट को पास करने के बाद ये पहली बार एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पे चुनी जाती है नासा में। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर ये एक जो एस्ट्रोनॉट ऑफिस में एक क्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनका सिलेक्शन होता है और वहां पे ये काम करने लगती है। इस काम के दौरान सारे जो स्पेस के शटल, स्पेस से जुड़ी हुई रिसर्च, ये सारे काम इसके तहत आते थे और ये काम चलता रहता है। तो 94 से 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल के बाद फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें वो लगातार पास करती जाती है और आखिर में 1997 में पहली बार कल्पना चावला को मौका मिलता है, वो सिलेक्ट होती हैं स्पेस में जाने के लिए। कुल तब 7 लोगों को चुना गया था स्पेस में जाने के लिए, जिनमें एक कल्पना चावला थी। और ये पहली बार था कि किसी एक हिंदुस्तानी महिला को स्पेस में जाने का मौका मिल रहा था। तो ये एक बड़े गर्व की बात थी पूरे देश के लिए भी। 17 नवंबर 1997, 17 नवंबर 1997 को पहली बार कल्पना चावला अपनी जिंदगी में स्पेस में जाती हैं। और इन लोगों का जो पूरा टारगेट था वो ये था कि 17 नवंबर को यहां से जाना था और 5 दिसंबर 1997 को इनको वापस आना था। और इत्तेफाक से ये वही शटल, नाम जो था कोलंबिया का, फ्लाइट STS-87 इसका नंबर था और ये कोलंबिया के शटल, जिसमें बैठकर कल्पना चावला और इनके साथ बाकी जो 6 लोग थे वो स्पेस में पहली बार जाते हैं। इस सफर का उन्होंने बहुत बाद में आने के बाद काफी जिक्र भी किया और इसकी कुछ खास चीजें थी जो पहली बार स्पेस का सफर रहा, अंतरिक्ष का कैसा रहा। कुल मिलाकर 252 बार, 252 टाइम्स इन्होंने स्पेस से धरती की परिक्रमा की थी। मतलब पूरे धरती के चक्कर लगाए थे वो 252 बार, 252 टाइम्स स्पेस में रहने के दौरान, करीब 17 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। 2 हफ्ते से भी कम वक्त में पूरी धरती के 252 चक्कर लगाए थे। और इस दौरान में जो इनको काम था वहां पे वो पूरा सैटेलाइट्स और वो उससे बाकी चीजों की जो जानकारी थी वो करना था। एक जो खास चीज थी कि एक स्पार्टन सैटेलाइट को वहां पे फिक्स करना था जो ये बताने वाला था कि जो सूरज की बाहरी लाइनें, लेयर होती हैं, वो उसमें क्या राज है, क्या कुछ छुपा हुआ है। तो ये सब कुछ फिक्स किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो बाद में फिर कल्पना चावला और उनके एक और साथी, ये दोनों बाकायदा उन्होंने स्पेस वॉक किया था उसको जाकर ठीक करने, मरम्मत करने के लिए। तो शटल से निकलकर फिर स्पेस वॉक करके उसको ठीक करके आई थी और इसके लिए काफी तारीफ भी हुई थी उनकी। जो पहली बार 1997 में कल्पना चावला जब स्पेस पर गई, तो मैंने आपको जैसा बताया कि 2 हफ्ते से भी कम वक्त में 252 चक्कर या परिक्रमा कहें धरती की लगाई थी। और वहां जाते ही वो पहली हिंदुस्तानी महिला बन गई थी स्पेस में जाने वाली। इस दौरान में जो पहला सफर था स्पेस का, 10.4 मिलियन माइल्स ट्रेवल किया था इन्होंने। मतलब अगर इसको आप किलोमीटर में जोड़ें तो करीब 1,16,00,000 किलोमीटर का सफर तय किया था पहली बार में। टोटल 372 घंटे
और 15 दिन 12 घंटे, ये इनके पहले सफर का हिसाब किताब था स्पेस का जब ये गई थी। और उसके बाद 5 दिसंबर को बाहिफाजत ये सारे जो है ये लौट आए थे। और ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन था स्पेस का। और इस सफर के बाद कल्पना चावला की भी इज्जत बढ़ी, उन्होंने देश का भी गौरव बढ़ाया और इसमें काफी सक्सेसफुल रहा सब कुछ मिशन। इसके बाद वो लौटती हैं 1997 में ही और फिर उसी नासा में अपने काम में लग जाती हैं, आगे की जो सारी चीजें थी उसमें लग जाती हैं। और इस बीच में फिर सारी बाकी तैयारी चलती रहती है। स्पेस में जो रिसर्च है, साइंस, हम जो रिसर्च का काम था वो सब भी चलता रहता है। इसी बीच दोबारा 2003 में एक और ग्रुप को भेजना था वहां पे स्पेस में, और उसके लिए फिर कल्पना चावला का सिलेक्शन होता है और कल्पना चावला जो है वो दोबारा स्पेस में जाने के लिए तैयार होती हैं। तो ये जो दूसरा चक्कर था स्पेस का कल्पना चावला के लिए, 2000 में इनका सिलेक्शन हुआ था और कुल इसमें 7 लोग थे, जिनमें से एक जो मेन पायलट थे वो ऑलरेडी पहले भी कल्पना चावला के साथ उस मिशन में थे जो 1997 में स्पेस में गए थे। तो दूसरी बार मतलब 97 में लौटने के 3 साल के बाद ही 2000 में सिलेक्शन होता है कल्पना चावला का और इनको फिर स्पेस में जाना था। लेकिन इनको जाना वक्त से मतलब पहले था, पर कई बार ऐसी एंड टाइम पे कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से ये सफर डिले होता गया। सबसे पहले जुलाई 2002 में ही जाना था, पर उस वक्त पता चला कि इसके इंजन में जो है कोई क्रैक्स आ गया, तो इस वजह से उसको टालना पड़ा। देन इसके बाद फिर 1-2 बार और प्लान बना तो फिर कुछ ना कुछ स्पेस शटल में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो ये सफर फिर टला। इसके बाद आखिरकार फिर तय हुआ कि ये जो सफर है ये 16 जनवरी 2003 को शुरू होगा, सारे फाइनल चेकअप के बाद। और ये कोलंबिया शटल था जो 28 बार स्पेस में जा चुका था, उसके 28 चक्कर लग चुके थे। और कहते हैं कि एक इस तरह के स्पेस शटल कोलंबिया जैसा वो कम से कम 100 चक्कर लगा सकता है स्पेस के, तभी उसने 28 चक्कर ही लगाए थे। तो कुल मिलाकर उसकी भी मतलब जो शटल की हालत थी वो अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। तो सारे चेक, सारी जांच के बाद आखिरकार 16 जनवरी 2003 को 7 लोग कोलंबिया शटल से स्पेस के लिए रवाना होते हैं, जिसमें कल्पना चावला भी थी। वहां जाने के बाद जो इस बार इनको मेन काम था वो ये था, पूरा साइंस एंड रिसर्च मिशन था ये, जो सेकंड सफर था। तो वहां अलग अलग चीजें इनको टास्क दिया गया था, सभी लोगों को वो पूरा करना था। करीब 80 एक्सपेरिमेंट की इस टीम ने वहां पर जाने के बाद, टोटल अलग अलग 80 खोज की जो इनको टास्क दिया गया था, और सारे सक्सेसफुली हुए। 2 शिफ्टों में ये लोग 24 घंटे वहां काम करते थे, जो 7 लोग थे। और इनका ये जो सफर था ये पूरा 16 दिन का था सेकंड टाइम। 16 दिन के अंदर इनको लौटना था, डेट फिक्स था, 16 जनवरी को जाना है और 1 फरवरी को लौटना है। और 1 फरवरी को फ्लोरिडा के टाइम के हिसाब से सुबह 8 बजे के आसपास इस कोलंबिया शटल को लैंड करना था।
तो ये लोग वहां पहुंचते हैं, अपना काम करते हैं, अपने जो भी इनको टास्क दिया गया था पूरा करते हैं, और उसके बाद अचानक कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि थोड़ा सा वक्त से पहले ही ये वापस मुड़ते हैं और इनको फ्लोरिडा के पास लैंड, तो फ्लोरिडा के आसपास 1 फरवरी 2003 की सुबह करीब 8 बजे जैसे ही ये स्पेस से धरती के उसमें आते हैं तो एक धमाका होता है और कोलंबिया शटल जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर जो भी, चूंकि स्पीड इतनी थी और हीट इतना था कि 30 सेकंड के अंदर अंदर साथ के साथ जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें कल्पना चावला भी थी, इन सब की मौत हो जाती है। बाद में फिर कई मीलों में मलबे मिलते हैं, बॉडी आइडेंटिफाई की जाती है अलग अलग तरीकों से, और फिर इन सब का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये थी कि वापस आ रहे थे और स्पेस और धरती के बीच में जैसे ही वो दाखिल होती है स्पेस शटल, उसके बाद ये हादसा हो जाता है और इस हादसे में मौत हो जाती है। ये सारी चीजें, ये सारी कहानी उस वक्त आई, उसके बाद इंक्वायरी हुई 2 साल तक। उसके बाद कोई भी स्पेस में दूसरा शटल नहीं गया और इसके लेकर बहुत सारी अलग अलग इंक्वायरी कमीशन बैठी, अलग अलग जांच हुई और सब कुछ पता करने की कोशिश की गई कि ऐसा हुआ क्या। इससे पहले 1986 में एक ऐसे ही हादसा हो चुका था जिसमें भी सारे, उसने टेक ऑफ किया था और उसी वक्त वो क्रैश कर गया था। उसमें भी जो भी 6-7 एस्ट्रोनॉट थे उनकी डेथ हो गई थी। तो खैर उस वक्त ये था कि चलो ये एक हादसा है और इस पे किसी का जोर नहीं, हो गया और शायद मौत लिखी थी। तो अलग अलग इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आई, सब कुछ हुआ, चलता रहा। 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल के बाद 2013 में, इस इंसिडेंट के ठीक 10 साल के बाद, इस जो जिसमें कल्पना चावला गई थी 2003 में कोलंबिया शटल से स्पेस में, इसके पूरे प्रोग्राम मैनेजर थे इस पूरे स्पेस ऑपरेशन के, नासा के, वेन हेल। 10 साल बाद इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पूरी दुनिया में मतलब लोग सन्न रह गए थे और कि ये क्या है और इस सच को क्यों छुपाया गया था। इनका खुलासा ये था। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ये उसी स्पेस ऑपरेशन के ये प्रोग्राम मैनेजर थे, तो जाहिर सी बात है इनकी बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनका कहना था कि जब 23 जिस दिन ये 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी को जब इस कोलंबिया शटल ने उड़ान भरी स्पेस के लिए, तो उड़ान भरते वक्त, उसी वक्त जब ये उड़ान भर रहा था, इसके थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में इस शटल के कोई एक प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से कोई उसका एक टुकड़ा टूटा और उस शटल के लेफ्ट विंग में वो जाकर लग गया। उससे लेफ्ट विंग थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसमें कुछ होल आ गया। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब ये ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था। इससे पहले भी इस तरह की चीजें टेक ऑफ के वक्त ऐसे स्पेस शटल में छोटी मोटी हुई हैं और जिसको बाद में क्रू मेंबर ने और उन लोगों ने ठीक कर लिया ऊपर स्पेस में ही। लेकिन जब ये इन लोगों ने बाद में तस्वीरों के जरिए ये सारी चीजें देखी तो इन्हें उसी वक्त एहसास हो गया था कि ये बड़ा डैमेज है। और ये इससे पहले इस तरह का इतना बड़ा डैमेज हुआ नहीं है।
और उन्हें यह भी मालूम था कि अब शायद ये कोलंबिया शटल स्पेस से वापस धरती पर कभी भी हिफाजत के साथ नहीं आ सकता। ये उन्होंने 10 साल के बाद खुलासा किया। अब जो पूरी कहानी थी उसमें यह थी कि उस वक्त जो ये सारे इससे जुड़े हुए थे, जो लोग, इनके जो हेड, इन सबको बताया गया। वेन हेल ने भी बताया, इन्होंने खुद दावा किया कि बाकी लोगों को इन्होंने ब्रीफ किया। अब ऑप्शन ही एक क्या था, कोलंबिया उड़ चुका है, स्पेस में जा चुका है। अब इन्हें यह पता है कि जो इसका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से उसका एक टुकड़ा निकला और जो लेफ्ट विंग को डैमेज कर चुका है, और अब ये वापस सही सलामत लैंड नहीं कर सकता ये शटल धरती पर। अब ये था कि ये बात उस वक्त जो उसमें एस्ट्रोनॉट थे, 7 लोग जो उस टीम में गए थे, उनसे क्यों छुपाई गई। उनको बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था। तो नासा के जो टॉप लोग हैं उनका ये कहना था कि जब ये चीज तय हो गया कि अब ये आखिरी सफर है, ये शटल बाहिफाजत नीचे नहीं आ सकती, तो उनको बताने का मतलब ये है कि वो जितने दिन भी वहां रहेंगे वो घुट घुट कर जिएंगे, और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब चूंकि वो कभी वापस धरती पर लौट नहीं सकते, तो उनके लिए हर पल हर दिन मौत होगी। तो इससे बेहतर है कि उनको इस चीज का एहसास न कराया जाए कि वो अब कभी जिंदा नहीं लौट कर आएंगे इस धरती पर, तो उनसे ये राज छुपा लिया जाए और उनसे ये सच छुपाया जाए। अब उसी में एक चीज ये आई थी जो इन्हीं का कहना था कि ये 16 दिन का मिशन था टोटल, और 16वें दिन इनको लौटना था। तो उस हिसाब से आप, चूंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है, कई बार कुछ और चीज हो सकती है, तो ऑक्सीजन जो स्पेस में लेकर जाते हैं आप, तो वो आप एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं उसी हिसाब से। जैसे फ्यूल जो होता है प्लेन में, अगर उसको 2 घंटे की उड़ान भरनी है तो वो करीब 3-4 घंटे का उसमें फ्यूल ईंधन रखता है, ताकि इमरजेंसी में अगर कभी रनवे खाली नहीं है तो वो चक्कर काटता रहे। तो उसी तरीके से ये स्पेस में भी है। तो ये भी एक आवाज उठी कि ठीक है, अगर उनका 16 दिन का था और वापस आने की अब कोई गारंटी भी नहीं थी, तो उनको थोड़े और दिन भी कहते वहीं रह लेते, कुछ और दिन जिंदा रह लेते। तो उसमें था कि ठीक है, जब तक अगर ऑक्सीजन है उनके पास तब तक वो स्पेस में रह सकते थे, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता तो वो बिना ऑक्सीजन के वहीं पे मर जाते। दूसरा ये था कि ये बताना कि जब तक ऑक्सीजन है आप रहिए आखिरी घड़ी तक, तो उन्हें फिर इस बात का भी एहसास हो जाता कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब तक ऑक्सीजन है तब तक रहना, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म इसका मतलब है कि फिर मौत। तो इसलिए भी ये नहीं बताया गया, और इसीलिए तय टाइम टेबल और प्रोग्राम के हिसाब से ही जब लौटना था तभी उनको लौटने के लिए कहा गया। लेकिन तय वक्त से 16 मिनट पहले यह हादसा हो गया था, और ये यही था कि जब वो स्पेस से धरती के रेडियस में, रेंज में आते हैं, तो वो जो विंग था, जो टुकड़ा था, उसके बाद वो उस तापमान, हीट को और कुछ और तकनीकी चीजें थी जिसको वो संभाल नहीं पाता है, और उस वक्त उसकी स्पीड इतनी थी, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, और कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर अंदर सभी की मौत हो जाती है, और उसके बाद वो मलबा फिर धरती पर आकर गिरता है। तो ये जो खुलासा था, इसके बाद पहली बार ये पता चला कि जिस दिन, मतलब ये लोग 16 जनवरी 2003 को जब गए थे स्पेस में, कायदे से उसी दिन यहाँ पे ये पता चल गया था नासा में कि इनकी आखिरी उड़ान है, आखिरी परवाज है, इसके बाद ये जिंदा कभी धरती पर लौटेंगे नहीं। और हुआ वही, और ये वेन हेल का दावा था, और उन्होंने कहा था कि ये फैक्ट है।
क्योंकि उन्होंने जो उन लोगों ने ये देख लिया था कि ये किस तरह की चीजें हैं और क्या नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे दो चीजें जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये मतलब कितना सही था या कितना गलत था, कि अगर ये मालूम हो चुका था कि अब वो वापस लैंड नहीं कर सकता और वापस लौट नहीं सकते, तो क्या उन लोगों को बताना चाहिए था या नहीं। अब इस पे दो तरह की राय है। अगर आप उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने नासा में भी, और जो नासा के एक सारे साइंटिस्ट हैं उनके भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। ज्यादातर लोगों का ये है कि उनको न बताकर ठीक किया, क्योंकि ऑप्शन कोई था नहीं, और वो पल पल फिर हर दिन जीत मरते। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, उनको बता देना चाहिए था, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। अब मालूम नहीं इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये एक फैक्ट है जो 10 साल के बाद एक सच सामने आया, और वो सच ये कि ये हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इस हादसा के बारे में इस स्पेस मिशन से जो लोग जुड़े हुए थे, इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हें 16 दिन पहले से मालूम था कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, और वैसा ही हुआ। तो ये थी कहानी। अब चूंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, तकनीकी पहलू है, और मैं उसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, तो बेसिक मुझे लगा कि जो कहानी मौत से जुड़ी हुई थी वो आप तक रखूं। और ये थी पूरी कल्पना चावला की कहानी। तो इससे जुड़े हुए जो सवाल होंगे वो मैं जरूर आसिम से बोलूंगा लेकिन हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन में मैं वो कोई महारती एक्सपर्ट ही दे सकता है, तो मैं शायद उसके जवाब आपको ना दे पाऊं। लेकिन उससे पहले कि मैं सवाल लूं, बहुत सारे लोगों के फिर से कुछ सवाल थे, कुछ सुझाव थे, कुछ तारीफें थी। एक जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई, इसके बारे में भी किस्सा सुनाता हूँ, अभी सुन रहे होंगे। ये पुष्पा सोनगारा है। करीब 1 डेढ़ 2 महीने से ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब ये कल्पना चावला की कहानी सुनने के लिए मेल न लिखते। तो आज मुझे लगता है कि अब इनकी शिकायत दूर हो गई होगी। शैलेंद्र एस राठौर हैं। इनके एक सवाल है कि कसाब को फांसी हुई, कसाब के खिलाफ सब कुछ सबूत था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को कटघरे में हम लोग नहीं खड़ा कर पाए, या बाकी लोगों को नहीं ले पाए, ऐसा कैसा कानून है। तो इस पर कई बार बात हो चुकी है शैलेंद्र साहब कि पाकिस्तान एक तो मानता ही नहीं है इन चीज़ों को, और वो हर बार जब ऐसे आतंकवादी हरकतें होती हैं या कोई पकड़ा जाता है तो वो सिरे से पहचानने से इनकार कर देता है। एक इनका ये भी था कि रविंद्र कौशिक जो हमारे जासूस जो रॉ के थे, पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उनके बारे में बाकी जो एजेंट थे उन्होंने हिंदुस्तान में क्यों नहीं खबर दी उनके बारे में। तो बाद में मैंने इस कहानी में बताया था कि आपको कुछ जो अपने थे उन्होंने खबर दी थी, और उसके बाद ही रविंद्र के बारे में यहाँ जानकारी मिली। इसके अलावा शिवम खियाबान है, कुमार रोहित हैं। इन्होंने एक सुझाव दिया कि आप बहुत लोगों के क्वेश्चन लेते नहीं है, तो आप वीक में एक दिन सिर्फ एक सेशन करें जिसमें आप सिर्फ सवाल लें लोगों के और जवाब दें। तो अगर आप लोग तैयार होंगे तो एक दिन मैं इस पर बिल्कुल सोच सकता हूँ और कर सकते हैं हम लोग। रंजीत वर्मा है। इनका सवाल था कि क्या गरीबों को कोर्ट से इंसाफ मिलता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर तरफ करप्शन है, कोर्ट में भी करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूरी तरह से अंधेर गर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां होता है वहां वहां इंसाफ भी होता है। मोहसिन हक हैं, नवीन प्राशर हैं, और इनका कहना था कि आप भूत प्रेत पे यकीन करते हैं। मैंने इनको पहले ही बताया कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। रेहाना खान है, सौरभ रौथन है। ये उत्तराखंड जब बन रहा था उस वक्त एक मुजफ्फरनगर के पास बहुत जबरदस्त एक हिंसा हुई थी, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं आपको जरूर जल्दी सुनाऊंगा। विमल कौशिक हैं।
इन्होंने लिखा था कि ये गूगल पर गए थे और इन्होंने कहीं रंग हिंदुस्तान में जितनी फांसी हुई है उसमें रंगा बिल्ला का नाम नहीं है। तो सौरभ विमल साहब, अब मैं चूंकि गूगल के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि रंगा बिल्ला को इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी हुई थी और ऑलरेडी फांसी हो चुकी है। एक इनका ये भी था कि ललित नारायण मिश्रा की कहानी में कुछ तारीख या डेट गलत थी। हो सकता है गलती हुई हो तारीख में, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, गलतियां कर सकते हैं। डॉक्टर अंकुर खुराना है, ये पेशावर स्कूल अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी आपको सुनाता हूँ। गुरुदेव है 93 ब्लास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं भी आपको सुनाता हूँ जल्दी। जंग जसवाल साहब ने ये लिखा है कि जो गौरव तिवारी की कल स्टोरी सुनाई थी उसमें ये भी तो पॉसिबल है कि अचानक डेथ हुई थी तो हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल, और यंग लोगों को भी हार्ट अटैक होता है, ऐसे कई हमारे सामने किस्से आए हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज को जसवाल साहब जो थोड़ा सा उलझा दिया मामला वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं कार्डियक अरेस्ट या दिल का दौरा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि मौत दम घुटने से हुई है और इसीलिए ये हार्ट अटैक की बात को साइड कर दिया गया। तनवीर अहमद है, निखिल झा है, ये डीएसपी मर्डर राजा भैया वाली कहानी सुनना चाहते हैं, जरूर आपको सुनाऊंगा। अहमद आकिल हैं, निखिल ठक्कर, गुरजोत कौर, इसके अलावा सनी प्रकाश, हाशिम खान, इनके फादर इन लॉ हैं गुलजार खान, उनकी स्पाइन सर्जरी हुई और वो कराची में रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं और क्राइम तक के बहुत कहानियों को पसंद करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और दुआ करते हैं कि आपके फादर इन लॉ जल्दी सेहतमंद हो जाएं। मकसूद अली हैं, मीना कौर हैं, इसके अलावा सचिन लाखे हैं, इन्होंने लंबी लिस्ट दी है कहानी की। सुंदर भगवान है, ये नाराज हैं आजकल, कहते हैं आप मेल का जवाब नहीं देते, मैंने कहा इसीलिए चलिए आज आपका नाम ही ले लेता हूँ। डॉक्टर अरविंद शर्मा है, ये इनका कहना कि मीडिया बहुत नेगेटिव खबरें दिखाती है, जबकि ऐसा नहीं है, हर तरफ नेगेटिव चीजें नहीं, अच्छी चीजें भी हैं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, नेगेटिव खबरें का एक चलन चल गया है और लोग दिखा रहे हैं, हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं भी आपके इस राय से बिल्कुल सहमत हूं। और एक ज्योति सिंह वाले प्रदीप सिंह है, ये ज्योति सिंह इनकी वाइफ है और प्रदीप सिंह है, तो इन्होंने ये स्पेशली लिखा था ताकि पहचान सकें ये। लक्ष्मी मूर्ति जी हैं, रॉय पार्थ हैं, इसके अलावा रितिका शर्मा है, दीपक कुमार पांडे, वाइफ ऑफ किरण, इनकी वाइफ जो है वो किरण है, मोना, ये आर्मी में है और क्राइम तक की कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि आर्मी की भी कोई कहानी सुनाए। मैं जल्दी दीपक साहब आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा मिराजुद्दीन अहमद हैं, डॉक्टर शशि मोहन शर्मा, नीरू शर्मा हैं, ये डेंटिस्ट हैं और इनके हस्बैंड और बेटे दोनों भी कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और आप लोग जितने सारे सुझाव देते हैं, जो प्यार देते हैं, वाकई क्राइम तक बहुत लकी है, हम सब भी लकी हैं, आप जैसी फैमिली है हम लोगों की। तो बस इसी तरह अपना प्यार आप बनाए रखें। अब आसिम बताओ। सर एक सवाल जो हाँ 5-6 लोगों ने एक साथ हाँ एक ही चीज पूछी है हाँ कि जो प्लेन क्रैश हुआ था अमेरिका को पता था क्या उस टाइम पीरियड में वो दूसरा रॉकेट भेज के उन्हें बचा नहीं सकते थे? आ ये इस पे मैंने भी सोचा और मैंने बहुत जगह पे इस लोगों से, कुछ एक्सपर्ट्स से, उनसे भी बात की और कुछ रिसर्च भी की। स्पेस शटल और एक आम प्लेन, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, हालांकि बेहतर एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन जो बेसिक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ऐसा नहीं कि अचानक इमरजेंसी में कुछ हो और आप फौरन आने फाने में तैयार करें और उसमें पेट्रोल भरें और बाकी चीजें जो भी होती है और आप भेज दें।
जैसे मैंने बताया कि जिसमें ये 2003 में कल्पना चावला गई थी 16 जनवरी को, कायदे से ये 2001 या 2 में ही जाना था, लेकिन बार बार डिले होता गया क्योंकि हर एक चीज को परखना होता है, बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है, तैयारी होती है, तो इतना डिले हो गया। तो आप सोचिए कि एक मिशन जिसको 1-1.5 साल पहले पूरा करना था, वो 1-1.5 साल बाद पूरा हुआ। तो एक अचानक जब जाता है तो आप उसको 10-15 दिन के अंदर एक दूसरे स्पेस शटल को इतने कम वक्त में भेजना शायद ये मुमकिन नहीं, और यही वजह है, वरना उनके पास बेहतर ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन होता तो वो जरूर इसको करते, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं था। सर, तरुण पाठक है, वो बोल रहे हैं कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी उसकी तहकीकात क्या भारत की तरफ से भी हुई है? नहीं, इंडिया की तरफ से इसलिए नहीं कि इंडिया पार्ट नहीं था, लेकिन हाँ कई अलग अलग एजेंसियों ने किया। कई जो स्पेस के वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किया, कुछ यूनिवर्सिटी के वो जो थे स्पेस से जुड़े हुए उन्होंने किया, और इस दौरान में बल्कि 2 साल तक पूरी नासा ने अपने स्पेस की जो मुहिम थी उसको कैंसिल कर दिया था, और कोई स्पेस शटल नहीं गया था। 2 साल के बाद फिर पहली बार गया। सर, एक आनंद प्रकाश हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या सर कल्पना चावला की मौत किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है? इसमें एक बात उठी थी उस वक्त जब ये हादसा हुआ था। कल्पना चावला के अलावा इस अमेरिकन थे, एक अफ्रीकन भी थे, एक इजरायली एस्ट्रोनॉट था जो पहली बार गया था, और उसको लेके कुछ लोगों ने शक और वो सवाल पैदा किए थे कि इसके पीछे कुछ इजराइल की मंशा या इजराइल की कुछ ऐसी साजिश थी, और ये इसलिए उठा था क्योंकि उसमें इजरायली एस्ट्रोनॉट पहली बार गया था। लेकिन जितनी भी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो भी कमीशन जो बैठाई गई और जितने भी रिपोर्ट आए, वो उन्होंने इन सारे शक और सवाल को खारिज कर दिया, और यही था बेसिक कि ये टेक्निकल फॉल्ट था। उस कोलंबिया शटल के राइट विंग में डैमेज था, जो एक टुकड़ा उस पर जाकर गिरा था उसकी वजह से, और इसीलिए जब वो स्पेस से धरती के उसमें आता है तो ये भी है कि उसमें जब आप स्पेस और धरती के बीच में जब आप दाखिल होते हैं तो कुछ वक्त का गैप होता है, जिससे आपका जो वो है कम्युनिकेशन वो कट जाता है एटीसी से या आपके अपने नासा के जो सेंटर हैं उससे, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा हीट और बाकी क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ टेक्निकल है, लेकिन कुछ पल के लिए वो संपर्क टूट जाता है। और वही कहते हैं कि स्पेस और धरती के बीच में सबसे जो इस पूरे सफर का जो सबसे खतरनाक जो वक्त होता है वो वही होता है।